हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 10 किशोरावस्था की ओर। इस अध्याय को पढ़ने का हमारा उद्देश्य यह है कि इस वीडियो के अंत में आप निम्न सीखने में सक्षम हो जाएंगे। उद्देश्य नंबर 1, मानव शरीर में होने वाले उन परिवर्तनों को समझने तथा परिभाषित करने में जिनके उपरांत वह जनन हेतु सक्षम हो जाता है। नंबर 2, किशोरावस्था एवं यौनारंभ को समझने तथा परिभाषित करने में। नंबर 3, गौण लैंगिक लक्षणों को समझने में। जनन प्रक्रिया प्रारंभ करने में हार्मोन की भूमिका समझने तथा परिभाषित करने में। और नंबर 5, मानव में जनन काल की अवधि को समझने में। और नंबर 6, संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। और नंबर 7, लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन की उपयोगिता को समझने में। और नंबर 8, कीट एवं मेंढक के जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का क्या योगदान होता है समझने में। और नंबर 9, किशोर की पोषण आवश्यकता, व्यक्तिगत स्वास्थ्य, शारीरिक व्यायाम के महत्व को समझने तथा परिभाषित करने में। ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो में जानेंगे। मानव एवं अनेक जंतु एक निश्चित आयु पर पहुंचने के बाद ही जनन क्यों कर सकते हैं। आइए इसको समझने के लिए हम किशोर अवस्था एवं यौनारंभ के विषय में पढ़ते हैं। जीवन का यह एक ऐसा जीव काल है कि इसमें आप न तो बच्चे रहते हैं और न ही बड़े। वृद्धि जन्म के समय से ही प्रारंभ हो जाती है, परंतु 10 या 11 वर्ष की आयु के बाद इसमें एकाएक तीव्रता आती है और वृद्धि साफ दिखाई देती है। यह इस बात का संकेत है कि आप यौनारंभ में कदम रख रहे हैं। आइए किशोरावस्था की परिभाषा देखते हैं। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 वर्ष या 19 वर्ष की आयु तक रहती है। यह अवधि क्योंकि अंग्रेजी के अक्षर टीन्स 13 से लेकर 18 या 19 वर्ष की आयु तक होती है, इसलिए हम इस आयु के बच्चों को टीनेजर्स भी कहते हैं। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो सकती है। किशोर अवस्था की अवस्था लड़कों एवं लड़कियों में भिन्न भिन्न हो सकती है। किशोर अवस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। यह परिवर्तन इस बात का संकेत है कि अब आप यौनारंभ में कदम रख रहे हैं। लड़के एवं लड़कियों में जनन क्षमता का विकास हो जाता है। किशोर की जनन परिपक्वता के साथ ही यौनारंभ का समापन हो जाता है। आइए यौनारंभ में होने वाले कुछ परिवर्तनों को देखते हैं कि यौनारंभ के समय लड़के एवं लड़कियों में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। नंबर 1, लंबाई में वृद्धि। किशोर अवस्था के दौरान या यौनारंभ के समय लंबाई में एकाएक वृद्धि होना सबसे अधिक दृष्टिगोचर परिवर्तन है जो अलग से दिखाई देता है। प्रारंभ में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ती हैं, लेकिन उसके बाद लड़के लड़कियों की अपेक्षा तेजी से बढ़ते हैं। आइए देखते हैं किस तरह से अपनी लंबाई का प्राप्त करते हैं। 8 वर्ष की आयु में लड़के अपनी पूर्ण लंबाई का 72% तक प्राप्त कर चुके होते हैं और लड़कियां 77% तक प्राप्त कर लेती हैं। तो हम यहाँ से देखते हैं कि लड़कियाँ 14 वर्ष की आयु तक अपनी लंबाई का पूर्ण लंबाई का 98% तक प्राप्त कर चुकी होती हैं, जबकि लड़के 92% तक प्राप्त कर चुके होते हैं। 14 वर्ष के बाद लड़के अधिक लंबाई को प्राप्त करते हैं, जबकि लड़कियाँ लगभग स्थिर हो जाती हैं और 18 वर्ष की आयु तक दोनों अपनी लंबाई का संपूर्ण प्राप्त कर चुके होते हैं। हम पूर्ण लंबाई के लिए गणना किस तरह कर सकते हैं। भी वर्तमान लंबाई भी मान लिया कोई 9 वर्ष का छात्र है या 10 वर्ष का है, लड़का है लड़की, हम अलग अलग तरह से निकाल सकते हैं। मान लिया कोई 11 वर्ष का लड़का है तो
हम वर्तमान लंबाई मापते हैं, मान लिया उसकी लंबाई आती है 150 सेंटीमीटर, हम उसको यहाँ पे रख देते हैं भाई 150 सेंटीमीटर है। अपने उसने वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई का कितने प्रतिशत प्राप्त कर लिया, 81, तो यहाँ पे हम रखेंगे 81 और गुणा किससे कर देंगे 100 से, तो उसकी जो लंबाई आएगी वो पूर्ण लंबाई 18 वर्ष के बाद वो इतनी लंबाई को प्राप्त कर लेगा। नंबर 2 है शारीरिक आकृति में परिवर्तन। जो शारीरिक आकृति है उसमें क्या परिवर्तन होता है। शारीरिक आकृति भाई लड़कों के आपने देखा भी होगा, अपने सहपाठियों को देखा होगा कि आपके कंधे या सीना आपसे जो निचली कक्षा के बच्चे हैं उनकी अपेक्षा चौड़े हैं। इसका कारण यह है कि आप यौन आरंभ में पहुंच चुके हैं। यौन आरंभ के दौरान लड़कों के कंधे चौड़े हो जाते हैं जबकि लड़कियों के कमर के नीचे का हिस्सा चौड़ा हो जाता है, जो उनको लड़के एवं लड़कियों में अलग अलग से शारीरिक परिवर्तन को दर्शाता है। नंबर 3 स्वर में परिवर्तन। भाई स्वर में परिवर्तन क्या होता है। स्वर में परिवर्तन हम कई बार देखते हैं कि कुछ बच्चों की आवाज़ फटने या भर्राने लगती है। इसका कारण क्या है। इसका कारण यह है कि लड़कों का स्वर यंत्र अधिक तेज़ी से बढ़ता है, जो गले के सामने इस तरह से सुस्पष्ट दिखाई देता है, जिसे हम एडम्स एप्पल अथवा कंठमणि भी कहते हैं। जबकि लड़कियों में ये अपेक्षाकृत छोटा होता है और हमें बाहर से दिखाई नहीं देता है। लड़कियों का स्वर उच्च तारतों का होता है जबकि लड़कों का तारतो गहरा होता है। कई बार सफेद जो स्वर में जो ग्रंथियाँ होती हैं वो अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं, जिसके कारण बच्चों की या लड़कों की आवाज़ फटने या भर्राने लगती है। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि बार हमारी आवाज़ क्यों फटती है या भर्राने लगती है। तो इसका कारण क्या है, जो स्वर ग्रंथियाँ हैं वो कई बार अनियंत्रित रूप से वृद्धि करती हैं। और नंबर 4 क्या है, सफेद एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। क्या होता है, जैसे जैसे हम किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं तो हमारी जो सफेद एवं तेल ग्रंथियाँ हैं वो अधिक क्रियाशील हो जाती हैं, जिसके कारण हमारे मुंह पर मुहासे या फुंसियाँ निकल आती हैं, जो एक यौन आरंभ का संकेत होता है। और नंबर 5 जनन अंगों का विकास। हमने अध्ययनों में पढ़ा कि जो मानव में जनन अंग है, जैसे वर्षण है, शिशिन है, उसी तरह मादा में जो जनन अंग है, अंडाणु है, अंडवाहिनी है, गर्भाशय है, इनका क्या होता है, जनन अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है। शिशिन एवं वर्षण अपना पूर्ण विकसित रूप ले लेते हैं। और लड़कियों में क्या होता है, अंडाशय परिपक्व हो जाते हैं और अंडाणुओं का निर्मोचन करना प्रारंभ कर देते हैं। नंबर 6 मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होना। मानसिक, इस आयु में क्या होता है, हमारी सोचने की अक्षमता बढ़ जाती है, जिसके कारण हम निर्णय लेने में समय लेते हैं। हमारा बौद्धिक विकास हो जाता है। जीवन में एक ऐसा समय है कि इस समय जो हमारा मस्तिष्क है वो सबसे अधिक सीखने की अक्षमता रखता है। आइए गौण लैंगिक लक्षण के बारे में पढ़ते हैं या समझते हैं ये क्या है। हम अध्याय 9 में पढ़ चुके हैं कि वर्षण एवं अंडाशय नर एवं मादा जननंग होते हैं। तो क्या होता है, किशोर अवस्था के दौरान जो वर्षण है वो शुक्राणु को उत्पन्न करना प्रारंभ कर देता है, जबकि अंडाशय अंडाणुओं का निर्मोचन करना प्रारंभ कर देता है। लड़कियों में सतनों का विकास होने लग जाता है तथा लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूछ आ जाती है। तो ये लक्षण लड़के एवं लड़कियों को पहचानने में सहायता करते हैं। तो वे लक्षण जो लड़कियों एवं लड़कों को पहचानने में सहायता करते हैं गौण लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। लड़कों के चेहरे पर बगल में या जांघ के ऊपरी भाग में बाल आ जाते हैं, जबकि लड़कियों में सतनों का विकास होना प्रारंभ हो जाता है तथा जांघ के ऊपरी भाग, जिसको हम प्यूबिक भी कहते हैं, वहाँ बाल आने शुरू हो जाते हैं। यौन आरंभ में होने वाले परिवर्तनों का प्रारंभ कौन करता है। किशोर अवस्था के दौरान होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं।
हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा या अंतःस्रावी यंत्र द्वारा स्रावित किए जाते हैं। किशोर अवस्था के दौरान पुरुष जो वर्षण जो है वो पुरुष हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन का स्रावन प्रारंभ कर देता है, जिसके कारण लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आना प्रारंभ हो जाते हैं, जबकि लड़कियों में अंडाशय स्त्री हार्मोन जिसको हम एस्ट्रोजन कहते हैं का निर्मोचन करना प्रारंभ कर देता है, जिसके कारण लड़कियों के सतनों में तथा दूध ग्रंथियां सक्रिय हो जाती हैं। इन हार्मोनों के उत्पादन एवं नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है, जिसे हम पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। आइए जनन प्रक्रिया प्रारंभ करने में हार्मोन की भूमिका देखते हैं क्या होती है। पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन स्रावित करती है। उनमें से एक हार्मोन अंडाशय में अंडाणु एवं वर्षण में शुक्राणु के परिपक्व होने को नियंत्रित करता है। पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जननांगों को टेस्टोस्टेरोन पुरुष या नर में तथा एस्ट्रोजन स्त्रियों में स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है। रुधिर प्रवाह में स्रावित किया जाता है तथा शरीर के विभिन्न भागों लक्ष्य स्थल तक पहुंचता है। यौनारंभ के समय शरीर में परिवर्तनों को उद्दीपित करता है। मानव में जनन काल की अवधि। मानव में जनन काल किस समय तक रहता है? क्या जनन काल एक बार प्रारंभ होने के बाद जीवन पर्यंत चलता रहता है या यह कभी समाप्त भी होता है? आइए इसको समझते हैं। युग्मक की परिपक्वता एवं उत्पादन की क्षमता पुरुषों में औरतों की अपेक्षा अधिक समय तक रहती है। औरतों में सामान्यतः 10 से 12 वर्ष की आयु के बाद जनन काल प्रारंभ हो जाता है तथा सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक रहता है। यौनारंभ के आरंभ में औरतों के अंडाशय से परिपक्व अंडाणुओं का निर्मोचन प्रारंभ हो जाता है। जब परिपक्व अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता तो उस कंडीशन में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा सतर रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाता है, जिसे हम ऋतुस्राव अथवा रज्जोधर्म कहते हैं। यह सामान्यतः 28 से 30 दिन के बाद अपने आप को दोहराता है। पहला ऋतुस्राव औरतों में यौनारंभ के समय होता है, जिसे हम रज्जोदर्शन भी कहते हैं। 45 से 50 वर्ष की आयु के बाद औरतों में ऋतुस्राव रुक जाता है। ऋतुस्राव के रुकने को हम रज्जोनिवर्ती भी कहते हैं। इन सब के लिए हार्मोन विशेष भूमिका निभाते हैं। आइए अब यह समझते हैं कि संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। अध्याय 8 को स्मरण कीजिए। आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। सभी मनुष्य की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 2 गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। मनुष्य के जो शुक्राणु हैं उनमें X तथा Y गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि जो औरतों के जो अंडाणु होते हैं उनमें XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। युग्मक में एक जोड़ा गुणसूत्र का होता है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार लिंग निर्धारण होता है। यदि शुक्राणु जो नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, शुक्राणु कौन उत्पन्न करता है? वर्षण, जो नर जनन अंग है, उसमें एक Y होता है और एक क्या होता है? X। यदि Y जो लिंग गुणसूत्र है वो यदि औरत में तो XX ही होता है, यदि X के साथ निषेचित होता है तो लड़का होगा। और यदि X जो गुणसूत्र है वो यदि X के साथ, X तो है ही औरतों में, तो होता है तो क्या बनेगी? लड़की बनेगी। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि बच्चे के लिंग निर्धारण में माता का कोई योगदान नहीं है। यह सब किस पर निर्भर करता है? पिता के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है कि Y X से मिलेगा या X X से मिलता है। लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन। पीयूष ग्रंथि, वर्षण एवं अंडाशय के अतिरिक्त हमारे शरीर में थायराइड, अग्नाशय एवं एड्रिनल जैसी कुछ अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियां भी हैं। जो थायराइड ग्रंथि है वो थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन करती है। यदि
थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन उत्पादन करना बंद कर देती है तो हम गायटर अथवा घेंगा रोग से ग्रस्त हो जाते हैं, जिससे हमारी गर्दन फूल जाती है। अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करता है। यदि अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं करता है तो हम मधुमेह रोग से पीड़ित हो जाते हैं। एड्रिनल ग्रंथि ऐसे हार्मोन स्रावित करती है जो रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करता है। एड्रिनल ग्रंथि एड्रिनेलिन नामक हार्मोन का स्रावण भी करती है। एड्रिनेलिन नामक हार्मोन क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करता है। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन भी स्रावित करती है, जो व्यक्ति की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। कीट एवं मेंढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का क्या योगदान है? आइए यह समझते हैं कि जंतुओं में भी हार्मोन स्रावित होते हैं। क्या जनन प्रक्रिया में उनका कोई विशेष योगदान होता है? हमने अध्याय 9 में पढ़ा था कि मेंढक को टैडपोल से वयस्क मेंढक बनने के लिए अनेक परिवर्तनों से गुजरना पड़ता है। इन परिवर्तनों को हम कायांतरण कहते हैं। कीट में कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है, जबकि मेंढक में थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन थायरॉक्सिन इसका नियमन करता है। थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन का होना आवश्यक है। यदि जिस जल में टैडपोल वृद्धि कर रहे हैं उसमें आयोडीन की मात्रा कम है, आयोडीन नहीं होता है, तो टैडपोल वयस्क मेंढक में रूपांतरित या परिवर्तित नहीं हो पाता है। किशोर का स्वास्थ्य काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। किशोर अवस्था एक ऐसी समय होता है जब किशोर को अपने स्वास्थ्य के तरफ विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए एक नंबर 1 उसे क्या रखना चाहिए? अपने संतुलित आहार का ध्यान रखना चाहिए। संतुलित आहार क्या होता है? जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन। अब कार्बोहाइड्रेट्स और वसा के लिए हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा देने वाले हम भोजन कहते हैं, जिसके लिए हम अनाज का, घी का या मक्खन का प्रयोग कर सकते हैं। प्रोटीन, जिसको हम शरीरवर्धक भोजन भी कहते हैं, उसके लिए हमें अपने भोजन में दालों का, दूध का, अंडे का विशेष ध्यान रखना होता है। विटामिन हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? विभिन्न प्रकार के फल एवं सब्जियों से प्राप्त होते हैं, तो वो भी हमें अपने भोजन में शामिल करनी चाहिए। और लौह तत्वों के लिए हमें जैसे संतरा, गुड़, इस तरह के या पालक, इस तरह के हमें खाद्य पदार्थ अपने भोजन में शामिल करने होते हैं। अब जनन स्वास्थ्य में हमें और किस बात का ध्यान रखना होता है कि साफ सफाई। किशोर को अपनी साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस समय जो स्वेद ग्रंथियां हैं वो अधिक क्रियाशील होती हैं, जिसके कारण उनसे स्राव प्रारंभ हो जाता है और हमारे शरीर में विशेष प्रकार की दुर्गंध सी आने लग जाती है, गंध आने लग जाती है। तो इसलिए हमें समय समय पर अपने शरीर की सफाई का ध्यान रखना चाहिए तथा ऋतु स्राव के समय हमें ऋतु चक्कर का ध्यान पहले से ही रखना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त हमें नशीले जो पदार्थ होते हैं उनको निषेध करना चाहिए, क्योंकि नशीले पदार्थों का एक बार यदि हम आदी हो जाते हैं तो हमें उनकी लत लग जाती है। और कई बार क्या होते हैं, नशे में हम एक इंजेक्शन का बार बार उपयोग करते हैं, जिसके कारण व्यक्तियों में HIV एड्स हो जाता है, जो एक लाइलाज बीमारी है। और अब आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 1, शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का क्या नाम है? प्रश्न नंबर 2, किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। प्रश्न नंबर 3, ऋतुस्राव क्या है? वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 4, यौनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। प्रश्न नंबर 5, 2 कॉलम वाली एक सारणी बनाइए जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके द्वारा स्रावित हार्मोन के नाम दर्शाए गए हों। प्रश्न नंबर 6, लिंग हार्मोन क्या हैं? उनका नामांकन इस प्रकार क्यों किया गया है? उनके प्रकार्य बताइए।